दोस्तों, आज हम जिस ऐतिहासिक गाथा पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो इतिहास की किताबों में किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। आज हम डिकोड करेंगे महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के उस महाकाव्य युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्रोतों को। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल के साथ। राजस्थान की तपती धरती, अरावली के ऊंचे पहाड़ और वो दिन जब एक योद्धा ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को सीधे चुनौती दे डाली। ये कोई आम दिन नहीं था। ये उस महान टकराव की शुरुआत थी जहां एक विशाल मुगल साम्राज्य के सामने एक राजा ने किसी भी कीमत पर झुकने से साफ इनकार कर दिया था। सीधे उस तारीख पर चलते हैं जिसने इतिहास बदल दिया। 18 जून 1576। सोचिए हल्दी घाटी की उस सुबह को, जब एक छोटी सी सेना इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़ी थी। हवा में उड़ती हुई धूल और एक गजब का आत्मविश्वास था, ये जानते हुए भी कि आज इस मिट्टी का रंग लाल होने वाला है। तो आखिर इस महायुद्ध की नौबत आई कैसे? इसके लिए हमें साम्राज्य की परछाई वाली उस दौर को समझना होगा। 16वीं सदी का वो समय जब पूरे भारत में तनाव अपने चरम पर था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1540 में कुंभलगढ़ के किले में प्रताप का जन्म होता है। उनका बचपन जंगलों और पहाड़ों के बीच गुजरा, जहां वो एक योद्धा बने। फिर 1572 में उनकी ताजपोशी हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1576 तक आते आते मुगल साम्राज्य के विस्तार का खतरा बहुत तेजी से उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। सम्राट अकबर ने एक के बाद एक कई शांतिदूत भेजे, कूटनीति की गई, यहां तक कि राजा मानसिंह को भी भेजा गया। लेकिन इन सब के बीच महाराणा प्रताप का जवाब एकदम स्पष्ट, अडिग और सीधा था। मेवाड़ बिक नहीं सकता। उन्होंने कूटनीति के आगे अपने स्वाभिमान को चुना। जाहिर है, जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो युद्ध तो अपरिहार्य था। अब दोनों तरफ से इस महासंग्राम यानी तूफान की तैयारी शुरू हो गई। मैदान में जो तस्वीर थी ना, वो बिल्कुल एक तरफा लग रही थी। एक तरफ मुगल सेना, जिसमें हजारों सैनिक, भारी तोपखाने, युद्ध वाले हाथी और अपार धन था, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। और दूसरी तरफ राजपूत सेना, जिनकी गिनती भले ही कम थी, लेकिन उनकी भयंकर वफादारी और अपनी जमीन की समझ इतनी पक्की थी कि वो किसी भी फौज पर भारी पड़ सकते थे। महाराणा के इस गठबंधन को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। उनके साथ खड़े थे हकीम खां सूर, भामा शाह, झालामान, रामशाह तोमर और सबसे खास स्थानीय भील योद्धा। इन भील योद्धाओं को अरावली के उस ऊबड़ खाबड़ इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, और यही इस वफादार सेना की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी घाटी को ही क्यों चुना गया, तो बता दूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हल्दी घाटी अरावली पहाड़ों का एक बेहद संकरा दर्रा है। इसे महाराणा ने रणनीतिक रूप से चुना था ताकि मुगलों की विशाल सेना का जो नंबर गेम था, वो इस संकरी जगह पर आकर बिल्कुल बेअसर हो जाए। भूगोल को ही हथियार बना लिया गया। मास्टर स्ट्रोक है ना? और इसी अचूक रणनीति के साथ हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक पल पर, हल्दी घाटी का युद्ध, जहां गरजती हुई राजपूत सेना पूरी ताकत के साथ दुश्मन की पंक्तियों पर टूट पड़ी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। तलवारें टकरा रही हैं, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही है, चारों तरफ कोहराम मचा है, और इस भयानक अराजकता के बीच महाराणा प्रताप अपने लेजेंडरी नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चेतक उनका सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। और फिर आता है इस युद्ध का वो क्लाइमैक्स, जिसके बारे में आज भी किस्से सुनाए जाते हैं। प्रताप की नज़र हाथी पर सवार राजा मानसिंह पर पड़ी। चेतक ने हवा में ऐसी छलांग लगाई कि वो सीधे हाथी के ऊपर जा पहुंचा। प्रताप ने अपना भाला फेंका, जो सीधे महावत को लगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह कट गया। चेतक घायल था और मुगल सेना का घेरा लगातार कसता जा रहा था। महाराणा चारों तरफ से घिर चुके थे। यहीं से कहानी मुड़ती है सर्वोच्च बलिदान की तरफ, जहां हमें रणभूमि में अकल्पनीय त्याग देखने को मिलते हैं। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब झालामान ने जो किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने महाराणा प्रताप का शाही मुकुट और छत्र खुद पहन लिया, एक डीकॉय यानी छलावे की तरह। मुगल सेना उन्हें ही महाराणा समझकर उन पर टूट पड़ी, और झालामान ने अपनी जान की बाजी लगाकर राजा को सुरक्षित निकलने का रास्ता दे दिया। और उस घायल चेतक का क्या हुआ? पैर से बुरी तरह खून बह रहा था, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए उस जांबाज घोड़े ने हार नहीं मानी। पीछे दुश्मन थे और सामने एक चौड़ा नाला। बिना परवाह किए
चेतक ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाई और एक लंबी चमत्कारिक छलांग लगाकर उस नाले को पार कर लिया। नाला पार करते ही चेतक निढाल हो गया। ऐतिहासिक स्रोतों में बताया गया है कि ये इतिहास के सबसे भावुक क्षणों में से एक था। चेतक ने महाराणा प्रताप की गोद में अपना सिर रखा और खामोशी से हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उस शूरवीर राजा ने उस दिन सिर्फ एक जानवर को नहीं बल्कि अपने सबसे सच्चे और वफादार साथी को खो दिया था। युद्ध तो समाप्त हो गया, भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही। अब शुरू होता है जंगलों में संघर्ष। आत्मसमर्पण करने और अपमान सहने के बजाय महाराणा प्रताप ने कड़े संघर्ष का रास्ता चुना। जरा सोचिए, महलों में रहने वाला शाही परिवार पहाड़ की गुफाओं में रहने लगा। उन्होंने घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा, लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकाया। ये उनकी अविश्वसनीय सहनशक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। और फिर इस कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। जब सब साधन खत्म हो रहे थे, तब एंट्री होती है भामा शाह की। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा को दान कर दी। इसी अपार धन से मेवाड़ की सेना फिर से खड़ी हुई और उन्होंने धीरे धीरे मुगलों पर पलटवार कर अपने खोए हुए कई इलाकों को वापस छीन लिया। ये सब हमें हमारी आज की चर्चा के अंतिम हिस्से में ले आता है, एक अटूट विरासत। ये ऐतिहासिक गाथा हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि इतिहास में सच्ची जीत केवल सिंहासन जीतने या इलाके कब्जा करने से नहीं मापी जाती है, बल्कि एक स्वाभिमानी आत्मा के जीवित रहने से मापी जाती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या सच्ची ताकत सच में किसी सेना के विशाल आकार और संसाधनों में होती है, या फिर उस अडिग भावना में जो किसी के भी सामने झुकने से बस इनकार कर देती है? महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की इस कहानी ने साबित कर दिया कि असली ताकत इरादों में होती है। इस गहरे विचार पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये ऐतिहासिक चर्चा पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।